हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपके अपलोड चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आप पहले बताइए कि साउंड सिस्टम आज कैसा है। यानी कि जो आवाज़ गूंजती थी वह आवाज़ कुछ कम हुई कि नहीं हुई है। हमने पूरा प्रयास किया। हमने आपसे क्या कहा कि हम आपके लिए पूरा हर संभव प्रयास करेंगे। यानी कि हम जो क्वालिटी हो, चाहे वीडियो क्वालिटी हो चाहे ऑडियो क्वालिटी हो, इन दोनों में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं। और परिवर्तन करना यानी कि परिवर्तन कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं कि आप लोग सीखें, आप लोगों को कोई समस्या क्रिएट ना हो, आप एक अच्छे तरीके से वीडियो को देखें और समझें और सीखें। तो इस बात को समझ जानते, जब हम आपके लिए इतना करते हैं तो आपको इतना करना है कि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इतना तो करना पड़ेगा। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमने एक माइक परचेस किया। माइक परचेस करने मतलब यही था कि जो आवाज़ की जो गूंज थी वह कम की जाए। वैसे आज आवाज़ के लिए आ रही होगी, एकदम सही से आवाज़ पहुंच रही होगी। पहले आप लोग थम्स अप कीजिए कि आवाज़ सब क्लियर आ रही है। बताइए आपने पहले आवाज़ की क्वालिटी कैसी है, एकदम बताइए आप। तो अपने सेशन शुरू करते हैं हम। जैसे कि अगर देखा जाए तो पिछली वीडियो हमने आपको परावैद्युतांक, एक बार हमने वीडियो को अपलोड किया था, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न हुआ कि वीडियो डिलीट हो गया था। तो उसको हमने पुनः अपलोड किया। कल वीडियो को अपलोड किया हमने। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा उसे आप देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है परावैद्युतांक। किसका है वीडियो? परावैद्युतांक के जो यहाँ से। तो आज हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। तो अगर देखा जाए तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्या था? तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चुंबक या मेरी बात सुना, जिसमें किसी दूसरे चुंबक को ले जाने पर वह चुंबकीय बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि हमने आपसे कहा कि किसी दूसरे चुंबक को, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षित, साउथ साउथ प्रतिकर्षित और नॉर्थ साउथ आकर्षित और साउथ नॉर्थ आकर्षित, यह कंडीशन है। तो यदि आप चुंबक के नॉर्थ की ओर नॉर्थ लेके जाओगे तो प्रतिकर्षित होगा, साउथ लेके आओगे तो आकर्षित होगा। यहाँ पर चुंबकीय बल का तात्पर्य होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। और वही बात यहाँ पर है, वही बात यहाँ पर है। तो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि आप ऐसी बात नहीं कर रहे कोई एक समय वैद्युत हो, यानी कि कोई भी आवेश, किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि एक एरिया होता है। जिस प्रकार से चुंबक के पास एक क्षमता होती है, चाहे वो आकर्षण की हो चाहे वो प्रतिकर्षण की हो, वह जो क्षमता होती है वह उस क्षमता से ही वस्तुओं को आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है, यानी कि एक निश्चित दूरी पर। अब ये नहीं है हमारे पास चुंबक को, आप अपने पास रखो सर आकर्षण हो रहा है, सर प्रतिकर्षण हो रहा है, ऐसा होगा क्या? एक निश्चित दूरी, एक निश्चित एरिया होता है, उस एरिया तक ही उसकी पावर होती है। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई जिलाधिकारी होता है तो उस जिलाधिकारी का जो पावर होता है अपने जिला के अंदर का होता है। या जो ग्राम प्रधान होता है उसका जो पावर होता है ग्राम प्रधान उस ग्राम के अंदर का ही होता है। इसी प्रकार से चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि लिमिटेड एरिया। जैसे मान लिया जाए ये चुंबक है और ये चुंबक रखा हुआ है, चलो ठीक है चुंबक है, नोच रहा है, इसको हम लेके यहाँ पर आए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही इसके एरिया में हम आए पर इसने क्या कर दिया, अगर तो समान होगा, अगर नॉर्थ जे भी नॉर्थ तो क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, और असमान होगा तो क्या कर देगा, आकर्षित कर देगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, यह वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे परीक्षण आवेश, अगर यह परीक्षण आवेश यहाँ पर है
चूंकि ये इसका एरिया है, इसके बाहर है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही इसके क्षेत्र में आ गया तो अब प्रभाव पड़ेगा। वह देखेगा कि मेरी जाति का है या दूसरी जनजाति का है, अर्थात सजातीय है या प्रतिकर्षण, सजातीय है या विजातीय है। अब सुनिए, ये जो Q0 है इसे बोलते हैं हम परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। चूंकि ये जो परीक्षण आवेश है यानी कि किसी आवेश को परीक्षित करना, यानी टेस्टिंग करता है। इसका खुद का कोई वैध क्षेत्र नहीं होता है, यह केवल प्रयोग में लाया जाता है। किसी आवेश को आपको परीक्षित करना है, किसी आवेश की जांच करनी है आपको कि इसका कितना वैध क्षेत्र है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, किसका, Q0। क्योंकि होता कैसा है, जो एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश, क्योंकि इसका परमाणु बहुत ही अल्प होता है, परमाणु बहुत ही अल्प होता है, केवल टेस्टिंग के लिए प्रयोग करते हैं इसको हम, टेस्टिंग। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आपकी स्क्रीन पर यह परिभाषा आ चुकी होगी, उसको नोट कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ लिखकर समय खराब नहीं करना चाहता हूँ। आपके साथ में बोल रहा हूँ, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि वैद्युत बल का यहाँ पर तात्पर्य होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण। जैसे यहाँ पर यह मान लीजिए पुलिस है, यह पुलिस है और यह चोर है, तो आप बताइए आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, दूर भागेंगे, समझे। चोर देखकर पुलिस को तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इन चोर के बारे में जानकारी दे रहा हो पुलिस को, तो वह पुलिस को जैसे पता चला कि यह व्यक्ति हमें जानकारी देगा तो उसके पास उसे बुलाएगा, अर्थात उसे करे आकर्षित करेगा, आकर्षण होगा। तो वही बात यहाँ पर, अगर तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे परीक्षण आवेश, हम समझा चुके हैं, परीक्षण आवेश पर खुद का कोई आवेश नहीं होता है, इसका परमाणु बहुत कम होता है, अल्प आवेश है, केवल टेस्टिंग के लिए प्रयोग करते हैं इसको हम, बस इतना समझो, ठीक है। तो परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात वैद्युत बल का यहाँ पर तात्पर्य होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण। खत्म बात, क्लियर बात यहाँ पर। तो वैद्युत क्षेत्र आप क्लियर हो चुके हो, जैसे आपने क्लास 10 पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र, उसी हिसाब से यहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र होता है। क्लियर बात। तो इसको फिनिश कर रहे हैं, आप परवाज लिख चुके, इसका तो हमें ना कपड़ा तो उसके बाद क्लियर है, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलो तो अब हम बात करते हैं अविरत आवेश का वितरण। अविरत आवेश का वितरण, चूंकि अविरत आवेश की वितरण की अगर बात करें तो पहली हेडिंग आपकी आती है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, केवल कॉन्सेप्ट के बेस पे समझाने का प्रयास करेंगे, लिखाने कोई कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं, केवल परिभाषा को समझनी है। जैसे माना जाए कि हमारे पास अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, प्रति एकांक लंबाई का, प्रति लंबाई अनंत लंबाई का हमारे पास कोई चालक तार है, और आपको क्या करना है, आपको यानी कि इस पर आवेश की मात्रा निकालनी है। तो क्या करेंगे तो हम इसकी किसी भी प्रति एकांक लंबाई, हमने माना यहां से यहां तक प्रति एकांक लंबाई, अगर हम इसकी एकांक लंबाई पर आवेश निकाल लेंगे हम, तो अगर आप प्रति एकांक लंबाई पर निकालोगे आवेश,
तो उसके बाद हम इसकी संपूर्ण की भी जानकारी कर सकते हैं। तो यानी कि जो आपका रेखीय घनत्व होता है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। किसे करते हैं हम? लैम्डा। तो फॉर्मूला बनता है लैम्डा बराबर Q अपॉन L। यदि हमने L को एकांक मान लिया, अर्थात प्रति एकांक मीटर की बात कर लें हम, प्रति एकांक लंबाई, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को लिख लेना आप लोगों कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को। अब प्रति लंबाई आपका 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या 1 किलोमीटर भी हो सकता है। प्रति एकांक, हम प्रति एकांक की बात करेंगे हम, ठीक है। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या बना हमारा? लैम्डा बराबर Q अपॉन L। अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर। विमा आप लोग खुद निकाल सकते हो, विमा के लिए कोई इतना वो है नहीं। कूलाम विमा क्या होती है? 80, और लंबाई की L, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ATL इनवर्स। लिखने का तरीका देखा जाए तो m की पावर 0 LT माइनस के 1, क्योंकि हम जानते हैं m की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्लियर है। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखो, अगर हम नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व। अगर आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात करें, या इसे कहते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। चलो, जैसे हमारे पास माना जाए कोई एक क्षेत्रफल है, या एक किताब देना, ऐसे कोई पुस्तक कॉपी देना कोई हमें, जिस तरीके से हमारे पास कोई कॉपी है, यह यहाँ से भी अनंत है और इसका यहाँ से भी अनंत है, यहाँ से भी अनंत, यहाँ से, प्रत्येक जगह से अनंत है। तो क्या कहा जाए? तो अगर हम माने इसकी प्रति एकांक क्षेत्रफल, अर्थात 1 वर्ग मीटर, अगर हम इसकी यहाँ से भी अनंत है, यहाँ से अनंत, सब जगह अनंत है नहीं, अगर इसके हम छोटे से भाग में, यानी कि 1 वर्ग मीटर में क्षेत्रफल, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा ज्ञात कर लें हम, तो जो एकांक वर्ग मीटर का होगा, जब आपको निकालना हो, 10 का निकालना हो, तो उसका मल्टीपल करते जाना। जैसे हमने कहा कि 1 रुपए की 2 टॉफी आती हैं, आपको 10 रुपए की निकालनी हो तो 10 मल्टीपल करना, तो कितनी आ जाएगी? 20 टॉफी आ जाएंगी। ये यहाँ पर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। किसी का प्रदर्शित? सिग्मा से। तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। परिभाषा बनाओगे आप कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यह कंडीशन है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें हम, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। विमा निकाल लेना आप लोग, आवेश का कितना हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर बात? यहाँ दिखाई दे रहा? यहाँ तक दिखाई दे रहा? अच्छा, यहाँ तक दिखाई दे, चलो ठीक है। आपका थर्ड पॉइंट आता है, रेखीय हो गया, आवेश का हो गया, और एक आपका होता है आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व। अगर हम आवेश के आयतन घनत्व की बात करें हम, तो आयतन है वॉल्यूम, अर्थात आयतन। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल था तो लंबाई और चौड़ाई थी, क्योंकि यहाँ पर लंबाई थी तो प्रतीक लंबाई थी, क्योंकि यहाँ पर आयतन आ गया तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई, तीनों। अर्थात हम बात करेंगे घनाव की।
बात हमने की घनाभ, इस तरीके से यह घनाभ है जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी है। अब इस पर इनकी माना घनाभ जो आपका बहुत अनंत लंबाई का है, लंबाई भी अनंत है, चौड़ाई भी अनंत है, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई तीनों अनंत है। अगर इसके हम छोटा सा एरिया लें हम, अर्थात 1 वर्ग मीटर तो हमने यहाँ पर देख लिया आवेश की पृष्ठ घनत्व में, और एकांक लंबाई हमने कहाँ देख ली, रेखीय आवेश घनत्व में। तो यहाँ पर बात करेंगे हम कि प्रति एकांक आयतन यानी अर्थात 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में जो उत्पन्न आवेश होगा या जो उपस्थित आवेश होगा उसे बोलते हैं हम आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। अर्थात यहाँ बना सकते परिभाषा, और इसे जो प्रदर्शित करते हैं उसे करते हैं किससे, रो से। तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास रो बराबर क्यू अपॉन वी, रो बराबर क्यू अपॉन वी। अगर हम v को एकांक मान लें अर्थात 1 वर्ग मीटर क्यूब, 1 वर्ग मीटर क्यूब यानी 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, तो परिभाषा बनाना कि प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। बात क्लियर है? हाँ, अगर इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास क्या, कूलाम, कूलाम, अरे कूलाम, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र को समझा। वैद्युत क्षेत्र हमारे पास था किसी आवेश से आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह, जिसमें किसी दूसरे परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, आवेश क्या कहलाता, अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखा सामने। दूसरी बात हमने बात की थी अवरत आवेश का वितरण। नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, हमने माना कि प्रति एकांक लंबाई का है, सॉरी अनंत लंबाई का था, तो इसकी हम एकांक लंबाई पर बात कर लें, हम एकांक लंबाई पर बात कर लें। तो जो एकांक लंबाई पर बात की जाएगी वह एकांक लंबाई, अगर आपको बाद में आपको 100 मीटर निकालना उसको मल्टीपल करते रहना आप, तो वही कंडीशन यहाँ पर है। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है आवेश का पृष्ठ घनत्व अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो वही कंडीशन हमारे पास है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तीसरी बात हमारे पास आती है आवेश का आयतन घनत्व। तो प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर, इसका मैं छोटा सा एरिया माना तब, ठीक है। तो प्रति एकांक आयतन पर यहाँ पर 1 मीटर क्यूब मान कर ले रहे हैं। तो प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की, प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो यहाँ तक इसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर। तो बताओ अभी तक कहाँ डाउट है? सब कुछ क्लियर चल रहा है? वीडियो क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी, दोनों को बताइए आप पहले। इसका इंस्ट्रूमेंट लीजिए पहले आप। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। वैसे कुछ था ही नहीं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र आपका हो गया और सब डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जहाँ तक हम पढ़ा चुके पूरा क्लियर हो चुका होगा। चलो तो हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। चलो अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वैद्युत बल रेखाएं। बच्चों आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा। अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो क्या थी? चुंबकीय बल रेखाएं क्या थी कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र, अर्थात काल्पनिक भी थी और निष्कोण वक्र। क्या अगर मान लो आप चुंबक लेके आए, क्या आपको चुंबक के आसपास बल रेखाएं दिखाई देती हैं? लेकिन उनका प्रभाव तो होता ही है,
तो प्रभात समझो, पहले उस बात करते हैं। तो चुंबकीय वल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। और ठीक इसी प्रकार से आपकी वैद्य वल रेखाएं, तो वैद्य वल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण, निष्कोण का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि यह वल रेखाएं कभी दूसरे को नहीं काटती हैं। तो वैद्य वल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जो वास्तविक वैद्य क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। क्योंकि वल रेखाएं भले ही काल्पनिक हो, लेकिन यही काल्पनिक वल रेखाएं एक वास्तविक वैद्य क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं। जैसे आपने चुम्बक को देखा था, चुम्बक की बात वल रेखा दिखाई देती है, लेकिन अनुभव तो होता है, क्योंकि जब आप चुम्बक को लेके किसी दूसरे चुम्बक को लेके जाओ या किसी भी लोहे चुंबकीय पदार्थ को लेके जाओ तो आकर्षित होता कि नहीं होता है। अगर आप किसी चुम्बक को ले गए तो आपको वहाँ पर चुंबकीय बल होता है, अर्थात आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा। वो डिपेंड करता है कि ध्रुव कौन से हैं। अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो प्रतिकर्षण होगा, साउथ साउथ होगा तो प्रतिकर्षण होगा, अगर नॉर्थ साउथ होगा तो आकर्षण होगा और साउथ नॉर्थ होगा तो आकर्षण होगा। ये कंडीशन यहाँ पर है। तो वैद्य वल रेखाएं आप लोगों के स्क्रीन पे प्रवास आ चुकी है, उसको नोट करो। क्या आई दो कि वैद्युत वल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण, निष्कोण का तात्पर्य क्या है, कभी दूसरे को नहीं काटती। तो वैद्य वल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जो वास्तविक वैद्य क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। चलो अब इसकी बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी अर्थात वैद्य वल रेखाओं के गुण की बात करते हैं। वैद्य बल रेखाओं की जो नंबर 1 है, जो वैद्य बल रेखाओं का नंबर 1 प्रॉपर्टी है क्या। पहली बात तो आप लोगों ने चुंबक की अगर बात की जाए तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये एक चुंबक है। अब जो चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं थी वो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यानी कि एक वक्र बना रही हैं। और चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर वल रेखा है नॉर्थ से साउथ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। चूंकि ये जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं थी वो एक वंद वक्र बनाती थी। अगर हम इसी बात पर वैद्य बल रेखाओं की बात करें, अगर हम वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो चल के पॉजिटिव से कहाँ जाती हैं, नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इस तरीके से, और ऐसे तरीके से निकलेंगे यहां से। ये सब कहां जा रही हैं, ये सब जाती है नेगेटिव को। लेकिन कभी भी ये बल रेखाएं, कभी भी बल रेखाएं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं आती हैं, अर्थात पॉजिटिव से गई और नेगेटिव पर समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके से। तो ये जो वैद्य बल रेखाएं होती हैं धन श्रेय से चलकर, धन श्रेय से चलकर ऋण श्रेय की ओर चलती हैं। धन से कहां चलती हैं, ऋण श्रेय की ओर, और ऋण श्रेय पर ही क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो पॉजिटिव से पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा कि वैद्य बल रेखा लिख दे रहे हैं, चलो हम ही लिख दे रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्य बल रेखाएं धन श्रेय से चलकर, धन श्रेय से या धन श्रेय से ऋणावेश की ओर चलती है, ऋणावेश की ओर ऋणावेश की ओर चलती हैं और ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं, और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है।
तो पहला पॉइंट क्लियर आप लोगों को, बताओ। तो वैद्य बल रेखाएं धन श्रेय से ऋणावेश की ओर चलती हैं और ऋणावेश क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करें। सेकंड पॉइंट हम जानते हैं, अगर एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव आवेश है और आप पॉजिटिव ही लेके आए तो वह लगेगा, एक वल कहाँ होगा, विद्युत क्षेत्र, यानी कि पॉजिटिव है जो पॉजिटिव का प्रतिकर्ष करेगा, उसको दूर भगाएगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो उसी की ओर। अब यहाँ पर समझो, तो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट होता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, चाहे बिंदु में यहाँ माने, चाहे यहाँ माने, यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, यहाँ कहीं मान लो आप, तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर या उस बिंदु पर धनावेश के कारण लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। चूंकि यहाँ बिंदु माना हमने तो बल बाहर क्यों लग रहा है, फिर यहाँ माना इस तरीके से, बताओ। क्योंकि देखा जाए तो पॉजिटिव से जा रही कहाँ, नेगेटिव की ओर। तो वैद्युत बल रेखा के लिख दे रहे हैं हम, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर धनावेश के कारण लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश का लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। समझा हमने यहाँ से। तो जैसे बिंदु हमने माना, तो इस पर जो बल होगा पॉजिटिव, इस बिंदु पर, तो हमेशा हम जानते हैं क्या है कि पॉजिटिव आवेश के कारण जो बल होता है हमेशा उससे दूर होता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि वैद्युत बल रेखा पॉजिटिव से चलती हैं, पॉजिटिव कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो बल भी लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव को लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से बल होगा। तो यहाँ पर जो विद्युत जो आपकी स्पर्श रेखा उस तरीके से होगी, ऐसी, यहाँ हमने ऐसे माना, इस तरीके से इसे स्पर्श करो यहाँ से ऐसे। अब अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, हमने आपसे कहा था पहले कि वैद्युत बल रेखा कैसी हैं, निष्कोण वक्र। चूंकि निष्कोण वक्र का यहाँ पर तात्पर्य है कभी बल रेखा दूसरे को काटती नहीं है। क्या यहाँ पर बल रेखा ने काटा है? अगर मान लिया जाए कि किन्हीं दो बल रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है इस तरीके से, तो इस बिंदु पर क्या होगा, इस कटान बिंदु पर आप दो स्पर्श रेखाएं खींचोगे, यानी कि इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा हमने माना, इसे E1 वेक्टर और इसे माना हमने E2 वेक्टर, और यहाँ पर हमारे सब E वेक्टर थे हमारे पास। क्या थे? विद्युत क्षेत्र की दिशा E वेक्टर। क्योंकि E वेक्टर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात बताएंगे राशि सदिश होती है, दिशा भी है, तो हमारा E2 वेक्टर है। अगर इस कटान बिंदु पर देखा जाए तो उस कटान बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिली, जो कि कैसा है, असंभव है। अगर एक चुंबकीय बल रेखाओं से कॉन्सेप्ट को समझा जाए, बात बताई थी कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर मान लिया चुंबकीय बल रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया, क्योंकि कंपास सुई होती थी, क्या होती थी, कंपास सुई। क्योंकि कंपास सुई का कार्य होता था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करना, वह बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है। अर्थात कंपास सुई या उससे आप कहो दिशा सूचक यंत्र, दिक् सूचक यंत्र। क्योंकि अगर आप कंपास सुई को अपने हथेली पर रखोगे तो उसका नॉर्थ सिरा नॉर्थ की ओर, साउथ साउथ की ओर ठहरता है। ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखा के आपने उस कटान बिंदु पर बल रेखाओं को, उस कटान बिंदु पर आप
जैसे ही कंपास सुई को लेकर आए, तो कंपास सुई को जब हम लेके आए तो हुआ क्या कि उस कंपास सुई का एक स्थान पर ना ठहरना, अर्थात कंपास सुई का बार बार क्या होना, विक्षेपित होना, बार बार विक्षेपित होना, इस तरीके संभव नहीं है। यानी उस कटा बिंदु पर दो बल रेखाएं खींची जाएंगी, और दो बल रेखाएं खींची जाने का मतलब होता है दो दिशाओं को प्रदर्शित होना। यहाँ पर आपने एक बल खींची, दिशा देखो इस तरफ, ऐसे और ऐसे, दो एक खींची, इस तरीके से एक वक्र बनाया, वक्र बंद तो नहीं कह रहे आपसे, एक वक्र बना पॉजिटिव से नेगेटिव को लाया इस तरीके से, यहाँ देखो। लेकिन यहाँ पर एक दिशा, यहाँ पर भी दिशा, यहाँ पर भी, तो दो दिशाएं। और अगर अभी आप लोग पढ़ोगे, जब दो दिशाएं मिलती है उनका परिणामी मिलता है, परिणामी, तो परिणामी की बात भी करेंगे हम। तो यह असंभव है, यह कैसा है, असंभव है। तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाओं को खींचकर दो दिशाएं प्रदर्शित होती हैं, जो कि ऐसा है, असंभव है। तो बात क्लियर है, तो इसको पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं। तो क्या है पॉइंट हमारा कि कोई भी दो बल रेखाएं, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि इस दिशा में कटान बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है, जो कैसा है, जो कि असंभव है। तो 3 पॉइंट आप क्लियर हो चुके नहीं हो चुके, बताइए पहले आप। यहाँ तक किसी प्रकार कोई डाउट हो आप मैं कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपके डाउट सब क्लियर हो जाएं। पहली बात तो प्रयास ऐसा रहता ही हमेशा कि डाउट कहीं रहे ही ना। चलो ये सब कर रहे हैं हम इसको। अब इसका एक जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट कौन सा है देखो, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा था चुंबक में कि चुंबक नॉर्थ साउथ, तो आप चुंबक को भी अलग अलग नहीं कर सकते। आप अगर आपने चुंबक को काट दिया तो हमेशा एक कटा हुआ चुंबक एक पूर्ण चुंबक की भांति कार्य करता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिव को दूर ले जा सकते हो और नेगेटिव अलग अलग हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव अलग होगा, नेगेटिव अलग होगा। अगर केवल एकांक धनावेश हो, एकांक धनावेश नेगेटिव बात ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर एकांक धनावेश है तो एकांक धनावेश के लिए जो बल रेखाएं होती हैं, एकांक धनावेश के लिए बल रेखाएं उस धनावेश से प्रारंभ होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक। इस तरीके से अगर कहीं नेगेटिव है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो बल रेखाएं कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो देखा जाए कि एकांक धनावेश के लिए यह बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। दोस्तों नोट कर दे रहे हैं कि एकांक धनावेश के लिए एकांक धनावेश के लिए एकांक धनावेश के लिए यह कौन वैध बल रेखा, यह आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती है। अगर इसी प्रकार से एकांक ऋणावेश हो, एकांक ऋणावेश है तो धनावेश तक जा रही है, एकांक ऋणावेश धनावेश से यानी अनंत से कहाँ आती हैं, ऋणावेश की ओर।
जो लाइनिंग तो नहीं आ रही है, इस तरीके से देख लेंगे। तो लिख लेना आप लोग यहां से इसी तरह लिखना कि एकांक ऋणावेश के लिए यह अनंत से प्रारंभ होकर आवेश की ओर आती है। लिख लेना इस बात को, ऋणावेश की ओर लावेश तक आती है। तो एकांक ऋणावेश के लिए यह अनंत से लिख दे रहे हैं, चलो हम ही लिख दे रहे हैं, तुम टेंशन न लो, बस पढ़ते रहो। एकांक ऋणावेश के लिए, एकांक ऋणावेश के लिए अनंत से आरंभ होकर अनंत से आरंभ होकर ऋणावेश की ओर आती है। ऋणावेश की ओर आती है। बात क्लियर है? 5 पॉइंट हो चुके हैं। अभी तक किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है? चलो एक और पॉइंट और देख लो, लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और देख लो। अगर एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं ये जो वल रेखा होंगी, अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव कर दूसरे को प्रतिकर्ष करेंगे नहीं करेंगे, तो यह वल रेखा इस तरीके से है जैसे हमारे पास, या ऐसी करो जैसे मान लिया ऐसी, ये सब कहाँ जा रही हैं? अनंत की ओर। और इसी तरीके से यहां पर है, अब यहां प्रतिकर्षण हो रहा है, तो आपको लोग खुद देख सकते हो कि यह जो वल रेखा है आपस में एक दूसरे की लंबवत हो गई, यानी कि इन दोनों की बताइए आप देखा जाए तो यह धनावेश धनावेश, क्योंकि जब आप जैसे ही पास पास लेके आ रहे हो, यह जो रेखाएं इस तरीके से आ रही, और जैसे पास पास आई अपनी लंबाई के अपनी इस तरीके से, पहले तो पास पास ऐसे आ रही थी, हुआ क्या कि दोनों वल रेखा पॉजिटिव के कारण है, इस तरीके से लंबवत ऐसे आ रही वल रेखा, वो ऐसे आ गई जी हो गई इस तरीके से। तो इतना प्रबल प्रतिकर्षण वाला है कि पास पास आ तो रही, जैसे आपका नॉर्थ रहा है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ लेके आप आ रहे हो, तो नॉर्थ लेके एकदम दूर भाग जाता है, कोई पास मिलेगा नहीं आप, यानी चुम्बक का नॉर्थ लेके आपको मिलता नहीं आपस में, ऐसे आया और दूर भाग जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो कि पॉजिटिव कार पॉजिटिव दोनों कारण जो वल रेखाएं पास पास ऐसे तो आ रही हैं, लेकिन हुआ क्या, अपनी लंबाई के लंबवत हो गई, यानी कि यहाँ क्या है कि यह वल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में क्या होती हैं, यह वल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का करती हैं, हटने का प्रयत्न करती हैं। तो यही कारण है कि इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसी कारण समान आवेश करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें हम, तो नेगेटिव इस तरीके से होगा, ऐसे आ रही वाल रेखा, वही बात यहां पर इस तरीके से, तो जैसे ही पास पर लेके आ रहे हो वही कंडीशन यहां पर हो रही, वही कंडीशन यहां पर है। तो अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में जो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर क्या करती हैं, प्रयत्न करती हैं। तो बच्चों यहां तक बात क्लियर है? तो इस पॉइंट लिख लेना, आपने बोल दे रहे हैं कि यह वल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदेश
ये अपनी लंबाई, यह बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर रहने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए यहाँ तक। अगर फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। बहुत क्लियर थी बात। चलो अब एक बात वहां पर समझ लो, जैसे आपका वैध हमने क्या समझाया था, हमने एक वैद्योच्छेद समझाया था। वहां पर अगर इस तरीके से वल रेखाएं, अगर आपको वल रेखाएं इस तरीके से प्राप्त हो तो हम इसे पढ़ते हैं हम एक समान वैद्योच्छेद। क्योंकि यह जो वैद्योच्छेद है वो परिमाण में भी समान है और दिशा भी समान है। क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो सब में बराबर होगा, सब में बराबर। तो ऐसे बोलते हैं कि हम एक समान वैद्योच्छेद है। अब हम इससे बात करें, जैसे हमारे पास यहाँ बनाइए, पहला जी आपका हो गया। चलो इसको समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो इसको। तो पहला जो हो गया, दूसरा देखो हम जैसे यहाँ बना दे रहे, और जैसे इस तरीके से अगर इससे बात करें, यह आपके पास क्या है, असमान वैद्योच्छेद। असमान वैद्योच्छेद अर्थात यहां दिशा तो समान है लेकिन परिमाण कैसा है, परिमाण असमान है। परिमाण कैसा है, दिशा समान, परिमाण कैसा है, असमान है। अगर एक और कॉन्सेप्ट देखा जाए इस तरीके से, देखो इससे भी क्या पढ़ेंगे हम, असमान वैद्योच्छेद। यहां भी आपका दिशा भी असमान है और परिमाण भी असमान है। अगर हम इससे बात करें, तो जे भी आपका क्या है, जे भी आपका असमान है। तो हमें मतलब कि हमें एक समान और वैद्योच्छेद अर्थात जहां परिमाण समान और दिशा भी समान। तो यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम। सबसे पहले वैद्योच्छेद, उसके बाद अवरत आवेश का वितरण, उसके बाद वैद्युबल रेखाएं और वैद्युबल रेखाओं गुण, सभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों को शेयर नहीं किया, शेयर कीजिएगा, जिससे हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा सीख सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल आपसे बात करेंगे वैद्योच्छेद की तीव्रता की। तो पहले आप इसको शेयर कीजिए पहले आप। ठीक है, थैंक यू बच्चों।